कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज इस कक्षा में हम इकाई 16 जिसका नाम है क्षेत्र मिति मेंसुरेशन की अभ्यास 16 बी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 16 बी का पहला प्रश्न है, नीचे दी गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको कुछ घनाभों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है और दी गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के घनाभों का हमको आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये आयतन से मतलब होता है कि किसी आकृति में कुल कितनी जगह है, कुल कितना स्थान उस आकृति ने घेर रखा है, तो उस स्थान की माप को हम कहते हैं आयतन। जैसे इस प्रश्न में हमको घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, तो पहले हम आकृति घनाभ को बना लेंगे। तो ये है घनाभ। घनाभ की लंबाई को हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, उसकी चौड़ाई को स्मॉल बी से, और घनाभ की ऊंचाई को हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक घनाभ, ये आकृति है और इसका आयतन ज्ञात करने का मतलब होगा कि इस आकृति के अंदर कुल कितना स्थान है, कुल कितनी जगह है इसके अंदर, इस आकृति के अंदर। तो अगर हमको ये बताना है कि इस आकृति ने कितना स्थान घेर रखा है, कितनी जगह इसके अंदर है, तो हमको इसका आयतन ज्ञात करना होगा। और घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घनाभ का हमको अगर आयतन ज्ञात करना है तो उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की हम कर देंगे गुणा। तो तीनों के गुणनफल से जो राशि हमको प्राप्त होगी वह राशि घनाभ का आयतन कहलाती है। तो पहला सवाल है यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का सवाल नंबर 1। इसमें हमको लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई को हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, तो लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई यहां पर दी गई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई को हम बी से प्रदर्शित करेंगे और 5 सेंटीमीटर के लिए हम सी एम लिखते हैं। ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित करते हैं, तो इस घनाभ की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का हमको आयतन ज्ञात करना है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने के सूत्र को हम लिख लेते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है लंबा घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। अब यहां पर हम लंबाई का मान रख देंगे। लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है यहां पर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है यहां पर 4 सेंटीमीटर। अब तीनों की गुणा कर लेंगे। 8 पंजे 40 और 40 चौक हो जाएंगे 160। और सेंटीमीटर यहां पर 3 बार है गुणा में, तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 3, या इसको हम पढ़ते हैं घन सेंटीमीटर। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 160 घन सेंटीमीटर। तो इस घनाभ का जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर थी, उसका आयतन आ गया है 160 घन सेंटीमीटर, या 160 सेंटीमीटर का क्यूब। अब दूसरा सवाल हल करते हैं, प्रश्न संख्या 1 का सवाल नंबर 2। इसको यहां पर हल कर लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 2 में हमको लंबाई दी गई है 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई को हम 20 से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई यहां पर है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहां पर हमको दी गई है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखिए, प्रश्न में लंबाई चौड़ाई दोनों सेंटीमीटर में है, तो इस ऊंचाई को भी हम सेंटीमीटर में ही बदल लेंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर रहता है, तो यहां पर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर दिया गया है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो यहां पर ये हो जाएंगे और 20 सेंटीमीटर और हैं, तो 20 और 100 जुड़कर हो जाएंगे 120 सेंटीमीटर।
1 मीटर 20 सेंटीमीटर का मतलब है 120 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई यहां पर है 120 सेंटीमीटर। अब हमको इस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिख लेते हैं। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है यहां पर 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। देखिए यहां पर एक जीरो, दूसरा जीरो, तीनों संख्याओं में एक एक जीरो है, तो गुणनफल में भी इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर जीरो, 3 जीरो हमको मिलेंगे। अब 12 चौक हो जाएंगे 48। ये 12 चौक 48 और 48 की गुणा फिर हम 8 से करेंगे। तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 हो जाएंगे 38। तो ये आ गया 384। तो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल यहां पर हमको प्राप्त हुआ है 3,84,000। और सेंटीमीटर गुणा में यहां पर 3 बार है, तो सेंटीमीटर की घात 3 लिखेंगे। तो ये आ गया है इस घनाभ का आयतन 3,84,000 घन सेंटीमीटर। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में हमको घनाभ की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई यहां पर है 8.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई यहां पर दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब इस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां पर लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर और उच्च चौड़ाई है 8.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब इनकी गुणा कर लेंगे। देखिए 14 पंजे हो जाएंगे 70, 14 पंजे 70, फिर 8.5 से हमको गुणा करनी है और सेंटीमीटर गुणा में यहां पर 3 बार है, तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 3। अब 70 की गुणा हमको 85 से करनी है, तो 70 इस दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाइए आप, और एक जीरो है तो एक जीरो यहां पर लगा लेंगे। अब 7 की गुणा 85 से करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 अट्ठे 56 और 3 हो जाएंगे 59। अब दशमलव पीछे से एक अंक के बाद आ जाएगा और ये घन सेंटीमीटर। तो 595.0 घन सेंटीमीटर आयतन है इस घनाभ का। अब सवाल नंबर 4 देखिए। लंबाई यहां पर दी गई है 1.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको यहां पर दी गई है 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहां पर दी गई है 0.4 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दी गई है घनाभ की। अब आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो आयतन का सूत्र लिख लेते हैं हम घनाभ का। घनाभ का आयतन, और आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई यहां पर हमको दी गई है 1.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहां पर हमको दी गई है 0.4 सेंटीमीटर। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। देखिए दशमलव को तो आप कुछ देर के लिए भूल जाइए। 14 पंजे 70 और 70 की गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो आ जाएगा 280। देखिए 14 पंजे 70 और 70 की गुणा हम 4 से करेंगे तो 0, 7 चौक 28। अब दशमलव हमको देखिए यहाँ पर पहली संख्या में भी एक अंक के बाद दशमलव था, दूसरी में भी एक के बाद है, तीसरी में भी एक के बाद है, तो 1 2 3। तो अब गुणनफल में 3 अंकों के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे पीछे से, 1 2 3 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। और दशमलव से पहले अगर कोई संख्या ना हो तो 0 लिख लेते हैं। और ये घन सेंटीमीटर। तो ये है इस घनाभ का आयतन। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको कुछ घनाभों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई थी, उनका आयतन ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया था। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है नीचे दी गई भुजा की माप वाले घनों के आयतन ज्ञात कीजिए।
प्रश्न में हमको घन की भुजा की माप दी गई है और उस घन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है जिस घन की भुजा की माप प्रश्न में दी गई है। तो अब घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिख लेते हैं। देखिए, घन एक ऐसी आकृति है, देखिए ये भी एक घनाभ के जैसा ही है, घन जो रहता है, परंतु इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की मापे बराबर रहती है। तो अगर इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a मान ले हम, और ऊंचाई भी इसकी a ही रहे, तो अब घन का आयतन बनता है, घन का आयतन बराबर आयतन बराबर होता है भुजा का घन, और यहां पर भुजा की माप है a, तो a की घात 3 आ जाएगा, a का घन। तो अगर हमको किसी घन का आयतन ज्ञात करना है तो घन की जो भुजा होगी उसका हमको घन करना होगा। जैसे इस घन की भुजा की माप हमने a मानी है, तो यहां पर a का घन इस घन का आयतन कहलाएगा। अब सवाल को हल करते हैं। पहले सवाल में हमें भुजा दी गई है, घन की भुजा दी गई है जिसको हम a से प्रदर्शित करेंगे। घन की भुजा को हम यहाँ पर a मान रहे हैं, तो घन की भुजा a बराबर हमको प्रश्न में दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब इस घन का हमको आयतन ज्ञात करना है, घन का आयतन, और आयतन ज्ञात करने का सूत्र है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, यानी कि भुजा का घन करना है हमको। और भुजा ए का मान यहाँ पर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का अब हम घन कर देंगे। और घन का मतलब होता है, जैसे 12 सेंटीमीटर की घात 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 12 सेंटीमीटर गुणा में यहाँ पर 3 बार है। अब इनकी गुणा करेंगे, 12 की गुणा 12 से करने पर हमको मिलेगा 144, फिर 144 की गुणा फिर 12 से हमको करनी है, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 चौक 48 और 4 हो जाएंगे 52 का 2 हासिल लगे 5, 12 कन 12 और 5 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 12 कन 12 और 5 जोड़ लेंगे तो इसमें हो जाएगा 17। तो ये आ गया है 1728, और सेंटीमीटर भी यहाँ पर 3 बार है गुणा में, तो सेंटीमीटर का 3 बार जब गुणनफल करेंगे हमको प्राप्त होगा सेंटीमीटर का घन। तो इस घन की भुजा 12 सेंटीमीटर थी। अब हमको घन का आयतन ज्ञात करना था, और आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा की घात 3। तो भुजा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दी गई, उसका हमने घन कर दिया तो हमको मिला 1728 घन सेंटीमीटर। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा सवाल यहाँ पर हमको दिया गया है। इसमें घन की भुजा दी गई है 6.4 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं घन की भुजा, और भुजा की माप को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर यहाँ पर हमको दिया गया है 6.4 सेंटीमीटर। अब हमको आयतन ज्ञात करना है, तो लिखते हैं घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3, भुजा का घन कर देंगे। और भुजा की माप यहाँ पर है 6.4 सेंटीमीटर। अब इसका हम घन कर देंगे। घन करने का मतलब है ये संख्या जिसका घन हमको ज्ञात करना है उस संख्या को गुणा में लिखेंगे 3 बार। 6.4 सेंटीमीटर गुणा 6.4 सेंटीमीटर गुणा 6.4 सेंटीमीटर। अब इन सबकी गुणा कर लेंगे। अब 64 की गुणा हमको करनी है 64 से, तो 64 की गुणा पहले 64 से करेंगे, 4 चौक 16 हासिल 4 छंग 24 और 1 हो जाएगा 25। फिर 6 से 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 छंग 36 2 38, 6 9 10 का 0 हासिल लगा 1। तो ये आ गया 4096। अब 64 की गुणा 64 से करके तो 4096 आएगा, दशमलव हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। और तीसरा फिर अब इसकी गुणा फिर हमको 64 से करनी है, 4 से करते हैं, 6 चौक 24 2 हासिल 4 नम 36 और 2 हो जाएंगे 38 का 8 हासिल 3 लगेंगे, 3 4 का पढ़ा 0 में पढ़ने पर 0 आएगा, 3 जोड़ लेंगे 3, 4 चौक 16। फिर 6 से करते हैं, 6 छंग 36 हासिल लगे 3, 6 नम 54 3 57 का 7 हासिल लगे 5, 6 का पढ़ा 0 में पढ़ने पर 0,
और 5 जैसा था वैसे ही आ जाएगा। 6 चौक हो जाएंगे 24। अब इनको जोड़ लेते हैं। 4, ये 14 का 4 हासिल लगा 1, 10 11 हासिल लगा 1, 12 हासिल लगा 1, 5 6 और 2, ये 26 21 44 आपको मिल जाएगा। हमको मिला है 26 21 44। 26 21 44। और दशमलव पीछे से देखिए, एक अंक यहाँ पर है दशमलव के बाद, इधर भी पीछे से दशमलव के बाद एक अंक है, एक। अब 3 अंकों के बाद 1 2 3, तो गुणनफल में पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो 262.144 घन सेंटीमीटर इस घन का आयतन है। अब इस तीसरे सवाल को हल करते हैं। तीसरा सवाल है, प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर है। भुजा, घन की भुजा यहाँ पर हमको दी गई है 7.2 सेंटीमीटर। अब इस घन का हमको आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। भुजा को अगर हम ए से प्रदर्शित करें तो ए की घात 3 आ जाएगा। और भुजा की माप यहाँ पर दी गई है 7.2, तो 7.2 सेंटीमीटर का घन। अब 7.2 का हम घन करेंगे। घन का मतलब होगा 7.2 सेंटीमीटर की गुणा 7.2 सेंटीमीटर से गुणा 7.2 सेंटीमीटर। अब 72 दशमलव तो कुछ देर के लिए भूल जाइए। अब 72 की गुणा 72 से और गुणा 72 से करते हैं हम। देखिए, 72 की गुणा हमको 72 से करनी है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 50, 4 4 8 1 5, तो ये आया 5184। अब हमको एक 72 से और गुणा करनी है। 5184 की गुणा हम करेंगे यहाँ पर 72 से। ये 2 चौक 8, 8 दूनी 16 हासिल 1, 2 इकन 2 और 1 3, 2 पंजे 10। अब 7 से गुणा करते हैं। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 अट्ठे 56 और 2 58, 5 हासिल, 7 इकन 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 8 8 6 14 का 4 हासिल 1, 8 3 11 और 1 हासिल था 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, 6 और 1 7 और ये 3। तो ये हमको मिला है 37 32 48। अब दशमलव की बारी आई। तो दशमलव यहाँ भी पीछे से एक अंक के बाद है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद है और यहाँ पर भी एक अंक के बाद है। तो 1 2 और 3, तो अब गुणनफल में पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो 1 2 3, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। और सेंटीमीटर की घात की गुणा यहाँ पर 3 बार हुई है, तो ये सेंटीमीटर का घन। तो हमको यहाँ पर उत्तर मिल गया है 373.248 घन सेंटीमीटर। ये हमारे इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमको भुजा दी गई है घन की, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर है यहाँ पर 1.3 सेंटीमीटर। अब हमको घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन, और घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा की घात 3। और भुजा को की माप को हम यहाँ पर ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। ए की घात आ गया है 3। अब ए का मान यहाँ पर है 1.3 सेंटीमीटर, तो उसका घन कर देंगे। और 1.3 सेंटीमीटर के घन का मतलब होगा 1.3 सेंटीमीटर की गुणा उसी से 3 बार। अब इस दशमलव को तो कुछ देर के लिए आप रहने दीजिए। 13 की गुणा अगर आप 13 से करेंगे तो 169 आ जाएगा। 13 का वर्ग 169, उसकी गुणा फिर हम 13 से कर लेते हैं। 13 नम्मा 117 का 7 हासिल लगे 11,
13 छंग 78 और 11 जोड़ देंगे, 78 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 89 का 9 हासिल लगेंगे यहाँ पर 8 और 13 गन 13, 13 में हम 8 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 21। तो ये आ गया है 2197। अब दशमलव हमको पीछे से 3 अंक के बाद लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर सभी में पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव और ये घन सेंटीमीटर, ये है इस घन का आयतन। तो प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमको कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, उसका आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो लंबाई हमको प्रश्न में दी गई है 5 मीटर है, तो इसको हम एल से प्रदर्शित कर लेंगे, लंबाई को 5 मीटर के लिए एम। और कमरे की चौड़ाई को हम लिख प्रदर्शित कर लेते हैं पी से। तो कमरे की चौड़ाई यहाँ पर है 20, बी जो है वह है 4 मीटर और ऊंचाई यहाँ पर हमको कमरे की दी गई है, इसको हम एच से प्रदर्शित करेंगे 3.5 मीटर। अब कमरे का आयतन हमको ज्ञात करना है। कमरे का आयतन, और कमरे का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होगा कमरे की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुणा बी गुणा एच। क्योंकि कमरे का जो आकार होता है वो घनाभ के आकार के जैसा होता है और घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है वही कमरे का भी आयतन ज्ञात करने का सूत्र रहेगा, क्योंकि कमरे की जो आकृति है वो घनाभ के जैसी है। लंबाई यहाँ पर है 4 मीटर, चौड़ाई यहाँ पर है, लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई यहाँ पर है 3.5 मीटर। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 चौक हो जाएंगे 20 और 20 की गुणा हम 35 से करेंगे, इस दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो 20 में एक जीरो है और 35 किससे गुणा करनी है, तो 20 का एक जीरो तो पहले लगा लेंगे, फिर 2 की गुणा 35 से करेंगे तो हो जाएगा 70। अब दशमलव पीछे से एक अंक के बाद आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक था पीछे से, तो गुणनफल में भी दशमलव के बाद पीछे से दशमलव पीछे से एक अंक के बाद आएगा। और मीटर की गुणा यहाँ पर 3 बार है तो ये आ जाएगा मीटर की घात 3। तो इस कमरे का आयतन आ गया है 70 घन मीटर या 70 मीटर की घात 3। ये कमरे का आयतन है और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4। दो घनाकार वस्तुएं हैं जिनकी कोरें 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके आयतन V1 व V2 में संबंध ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 में हमसे कहा गया है कि दो घनाकार वस्तुएं हैं, जो घन की आकृति की जैसी वस्तुएं हैं दो, उनकी कोरों की जो लंबाई है, उनके किनारों की जो लंबाई है वह है 2 सेंटीमीटर, पहले घनाकार वस्तु की किनार की लंबाई है और दूसरे घनाकार वस्तु के किनारे की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब उनका आयतन V1 और V2 में संबंध ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए जब हमसे कहा जाएगा दो वस्तुओं के आयतन में संबंध ज्ञात करने का मतलब है उनका हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर V1 बटा V2 हमको ज्ञात करना है। V1 का मतलब है V1 और V2 दोनों वस्तुओं के आयतनों में संबंध ज्ञात करने का मतलब उनका अनुपात निकालेंगे और अनुपात V1 का मतलब है पहली वस्तु के घन का आयतन। लिखते हैं पहली वस्तु का आयतन, पहली घनाकार वस्तु का आयतन। और हर में है यहाँ पर दूसरी घनाकार वस्तु का आयतन। दूसरी घनाकार वस्तु का आयतन।
तो V1/V2 बराबर हमको मिलेगा, पहली वस्तु घन के आकार की है, तो घन के की वस्तु होने की वजह से इसका जब हम आयतन ज्ञात करेंगे, तो जो घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है वही इस वस्तु के आयतन ज्ञात करने का भी सूत्र रहेगा। तो पहले घन की जो भुजा है वह 2 सेंटीमीटर है, तो पहले घन का जब आयतन हम ज्ञात करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का घन करना होगा हमको। फिर दूसरी वस्तु भी घन के आकार की है, तो इस वस्तु का आयतन घन के आयतन के बराबर रहेगा। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है भुजा की घात 3, और दूसरी वस्तु की जो दी गई है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर का घन आ जाएगा। अब ये V1/V2 बराबर, देखिए 2 का घन होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और सेंटीमीटर का घन हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 3। 4 का घन 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 64 सेंटीमीटर की घात 3। तो देखिए सेंटीमीटर की घात 3 से सेंटीमीटर की घात 3 कट जाएगा यहाँ पर, और ये 8 एकन 8, 8 अट्ठे हो जाएंगे 64। तो दोनों वस्तुओं के आयतन में जो अनुपात हमको मिला है वह है 1:8 का। ये अगर पहली वस्तु का जो आयतन है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के आयतनों का अनुपात हमको मिला है 1:8। V1/V2 बराबर 1:8। दूसरी वस्तु का जो आयतन है पहली वस्तु के आयतन के 8 गुने के बराबर है। देखिए इससे हमको ये भी पता चलेगा, अगर इस V2 की गुणा उधर कर दें, V2 की गुणा 1 से और 8 की गुणा V1 से, तो 8V1 बराबर हमको मिला है V2। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी वस्तु का जो आयतन है पहली वस्तु के आयतन के 8 गुने के बराबर है। पहली वस्तु के आयतन का 8 गुना होगा दूसरे वस्तु का आयतन। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं के आयतनों के बीच में हमको संबंध मिला है कि पहली और दूसरी वस्तु के आयतन का जो अनुपात है वह 1:8 है। अगर एक वस्तु का आयतन, पहली वस्तु का आयतन 1 घन सेंटीमीटर होगा, तो दूसरी वस्तु का आयतन 8 घन सेंटीमीटर रहेगा, उसका 8 गुना, पहले वाले के 8 गुना रहेगा दूसरी वस्तु का आयतन। तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। एक मैदान की लंबाई एक मैदान की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, 15 मीटर, और यदि इस मैदान पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई, तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो प्रश्न में कहा गया है एक मैदान है जिसकी लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर है। तो जैसे एक मैदान है उसकी लंबाई हमको दी गई है, उसकी चौड़ाई दी गई है। ये जैसे कोई मैदान है, तो मैदान की लंबाई यहां पर दी गई है, मैदान की जो लंबाई है वह है 40 मीटर, और इसकी चौड़ाई यहां पर दी गई है, चौड़ाई दी गई है 15 मीटर। और प्रश्न में कहा गया है कि यदि इस मैदान पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई, 50 मिलीमीटर वर्षा का मतलब है इस मैदान पर कितनी ऊंचाई तक पानी भरा, 50 मिलीमीटर ऊंचाई तक। तो ये कुछ ऊंचाई तक इसमें पानी भरा है। ठीक है, कुछ ऊंचाई तक इसमें पानी भरा है, ये कुछ ऊंचाई तक इसमें पानी भरेगा, और पानी की जो ऊंचाई यहां पर हमको दी गई है वह है वह ऊंचाई हमको दी गई है 50 मिलीमीटर दी गई है। अब हमको ये बताना है कि इस मैदान में कुल कितना पानी गिरा। तो पानी की मात्रा निकालने के लिए लिखते हैं मैदान में कुल पानी का आयतन, कुल पानी। तो मैदान में कुल पानी ज्ञात करने के लिए आपको इस मैदान का आयतन ज्ञात करना होगा जिसमें पानी भरा हुआ है। वह आयतन हमको ज्ञात करना है इस मैदान का जिसमें पानी भरा हुआ है। तो इस मैदान की जो लंबाई है वह 40 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, और इस मैदान की जो ऊंचाई है 50 मिलीमीटर तक ऊंचाई तक इस मैदान में पानी भरा हुआ है। तो ये जिस भाग में पानी भरा हुआ है मैदान के, तो वह भाग हमको कुछ इस प्रकार दिखेगा, घनाभ की आकृति के जैसा दिखेगा।
कि उसकी कुछ लंबाई है, चौड़ाई है और उस पानी की कुछ ऊंचाई है। तो जो वो पानी इस मैदान में भरा हुआ है उसका आकार आपको कुछ घनाभ के जैसा दिखेगा। तो मैदान में कुल पानी का जो आयतन होगा वो इस घनाभ के पानी के आयतन के बराबर रहेगा। तो यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो लंबाई है इस मैदान की 40 मीटर और चौड़ाई है इस मैदान की 15 मीटर और ऊंचाई यहाँ पर जो दी गई है वो रहेगी पानी किस ऊंचाई तक इस मैदान में भरा हुआ है। तो 50 मिलीमीटर है ये, 50 मिलीमीटर। ठीक। अब ये दो लंबाई और चौड़ाई तो यहाँ पर मीटर में है, मात्रक इनका मीटर है, पर ये जो ऊंचाई है वह मिलीमीटर में है। इसको हम मीटर में बदलेंगे। ठीक है। तो 40 मीटर गुणा 15 मीटर और इस 50 मिलीमीटर को जब हमको मीटर में बदलना है। ठीक है। एक एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। तो अगर हमको मिलीमीटर से मीटर में बदलना है, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में बदलना है, तो हम 1000 से भाग करेंगे। तो इस 50 को हमें 1000 से भाग करनी होगी। तो ये भी मीटर में बदल जाएगा। तो 50 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करनी होगी। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा और एक जीरो से हम इस जीरो से इस वाले जीरो को काट देंगे। फिर उसके बाद दो से दो इकन दो, दो पंजे ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 इकन 5, 5 दूनी 10। और फिर इस दो से दो इकन दो, दो दूनी 4, ये विभाजित हो गया। अब केवल शेष रह गया है यहाँ पर 15 और 2, 15 और 2 की गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30 और मीटर यहाँ पर गुणा में 3 बार है, तो ये आ जाएगा मीटर की घात 3। तो 30 घन मीटर आया है पानी का आयतन। अब जो ये पानी मिला है हमको, जो मैदान में पानी भरा हुआ है वह घन मीटर में हमको प्राप्त हुआ है। और प्रश्न में कहा गया है कि एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। तो इस पानी के आयतन को हम लीटर में बदलेंगे। तो ये 30 घन मीटर पानी इस मैदान में भरा हुआ है, इसको हमें लीटर में बदलना है। तो घन मीटर से लीटर में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं 1000 से। तो एक घन मीटर में बराबर होता है 1000 लीटर पानी। तो इस 3 घन मीटर में जो पानी की मात्रा आएगी 30 की गुणा कर देंगे हम 1000 से, तो ये हो जाएगा 30,000 लीटर। तो मैदान में कुल कितना पानी गिरा है? 30,000 लीटर पानी उस मैदान में गिरा है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 6। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्रम से 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर है। एक एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटें लगेंगी? ये हमसे कहा गया है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक ईंट की लंबाई जो दी गई है वह 25 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है एक ईंट की। और इन ईंटों की मदद से हमको एक दीवार बनानी है जिसकी लंबाई है 5 मीटर। इस दीवार की लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3.5 मीटर, ऊंचाई ये हमको दी गई है और उसकी मोटाई जो दी गई है, मोटाई का मतलब उस दीवार की जो चौड़ाई है वह 33 सेंटीमीटर है। तो इस दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटें लगेंगी? तो ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ये एक सूत्र याद रखना होगा कि दीवार में कुल कितनी ईंटें लगेंगी। उसको ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न को इस प्रकार हल करना होगा, इस सूत्र की मदद से हल करेंगे। तो लिखते हैं, दीवार में दीवार में कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंट या कुल ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। और ईंटों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, अंश में तो रखेंगे दीवार का आयतन, दीवार का आयतन और उसके हर में दीवार के आयतन को भाग करते हैं एक ईंट के आयतन से, एक ईंट का आयतन। अगर आपको ये बताना हो कि एक दीवार में कुल कितनी ईंटें लगेंगी,
तो उसके लिए आपको दीवार के आयतन को भाग करना होगा एक ईंट के आयतन से। तो यहाँ दीवार का आयतन कितना हो जाए, देखिए दीवार घनाभ के आकार की होगी, उसमें लंबाई है, उसकी ऊंचाई है और उसकी चौड़ाई है। दीवार का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। और दीवार की लंबाई दी गई है 5 मीटर, गुणा उसकी मोटाई है 33 सेंटीमीटर, तो 33 सेंटीमीटर, और गुणा ऊंचाई दी गई है 3.5 मीटर दीवार की। और एक ईंट का आयतन जब हम ज्ञात करेंगे, ईंट भी घनाभ के आकार की होती है, उसकी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहती है। तो ईंट की लंबाई हमको दी गई है 25 सेंटीमीटर, नीचे 25 सेंटीमीटर, गुणा उसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको देखिए, ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए जो मापे हमको दी गई हैं वो मीटर, सेंटीमीटर, मीटर में दी गई हैं। और नीचे हमको ईंट का जो आयतन ज्ञात करना है उसमें जो मापे हैं वह सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो इन मीटर को भी हम सेंटीमीटर में ही बदल लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में हो जाएंगे 500 सेंटीमीटर। ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, इसको जैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और यहां पर ये देखिए 3.5 मीटर है, तो 3.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो इस 3.5 की गुणा जब हम 100 से करेंगे तो दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाइए। अगर ये 35 होता, इसकी गुणा 100 से करते, तो 35 और डबल जीरो ये आता, अब दशमलव पीछे से एक अंक के बाद, तो ये आ जाएगा 350 सेंटीमीटर। तो 3.5 मीटर में होंगे 350 सेंटीमीटर। अब दी गई माप को मीटर से हमने सेंटीमीटर में बदल लिया है। हर वाली माप भी जैसी थी वैसे ही इनको रख लेंगे। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अब इनको सरल करते हैं, देखिए 25 से अगर हम इसको भाग करें, देखिए 25 दूनी 50 और एक जीरो, तो 20 बार विभाजित हो जाएगा। एक जीरो से देखिए अगर इसका हम दशमलव हटाएं, तो यहाँ हर में से एक दशमलव हटाएंगे तो अंश में 10 से गुणा हो जाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था, तो यहां से अगर एक दशमलव हटाएंगे हर में से, तो अंश में हमको 10 से गुणा करनी होगी। अगर दशमलव 2 अंकों के बाद होता पीछे से, तब हम दशमलव हटाते तो अंश में 100 से गुणा करनी होती। तो देखिए एक जीरो से तो ये जीरो विभाज कट जाएगा, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया। अब यहाँ पर कुल बच गया है, देखिए अंश में 20 गुणा 33 गुणा 35, और हर में है यहाँ पर केवल, यहाँ पर है 75। अब ये 5 से, इसको हम 5 से भी भाग कर लेंगे, 5 सत्ते 35, और 5 से 5 इकन 5, कितने बचेंगे यहाँ पर, 2 बच जाएंगे, और 5 पंजे हो जाएगा 25। फिर उसके बाद 5 से 5 चौक 20 और 5 तिया 15, फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 इकन 3, और ये 11 बार विभाजित हो जाएगा। अंश में यहाँ पर बचा है 4 गुणा 11 गुणा 7। अब इनकी गुणा कर लेंगे तो हमको कुल ईंटों की संख्या मिल जाएगी। देखिए 7 चौक 28, और 28 की गुणा करनी है 11 से, तो 11 अट्ठे 88 का 8, हासिल लगेंगे 8, 11 दूनी 22, और 8 हो जाएंगे 30। तो 308 ईंटें लगेंगी उस दीवार के निर्माण में। तो प्रश्न में हमको एक दीवार की माप दी गई थी, एक ईंट की माप दी गई थी, उसकी सहायता से हमको बताना था कि दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटें लगेंगी। तो दीवार को बनाने में कुल 308 ईंटें लगेंगी। प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन हमको दिया गया है 264 घन सेंटीमीटर, और यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर शायद यहां पर कुछ छूट गया है। एक घनावकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन हमको दिया गया है, उस टुकड़े की लंबाई हमको दी गई है 8 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई दी गई है 3.5 मीटर, और उसकी ये लंबाई ये चौड़ाई होगी, और उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमसे प्रश्न में कहा गया है। देखिए टुकड़े का आयतन हमको दिया गया है, एक तो प्रश्न में आयतन है
264 घन सेंटीमीटर हमको दिया गया है। उस टुकड़े की लंबाई हमको दी गई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमको दी गई है 3.5 मीटर। अब हमको यहाँ पर उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है, कि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है उस लकड़ी के टुकड़े की। तो देखिए, जब प्रश्न में हमको आयतन दिया जाए तो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो घनाभ के आकार का है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और उसकी कुछ ऊंचाई है। आयतन हमको दिया गया है उस लकड़ी के टुकड़े का 264 घन सेंटीमीटर। और आयतन हम कैसे ज्ञात करते? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर तीनों की गुणा करेंगे तो यही तो हमको, ये आयतन ही तो मिलेगा 264 घन सेंटीमीटर। और लंबाई एल का मान यहां पर हम रख देंगे 8 सेंटीमीटर, ये घन सेंटीमीटर है। और चौड़ाई है 3.5 मीटर। ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है तो इसको जैसा था वैसे ही रख लेंगे, 264 है, 264 घन सेंटीमीटर। अब h का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो ये 8 और 3.5 ये इधर गुणा में है, उधर जाएंगे भाग में। तो 264 घन सेंटीमीटर, और घन सेंटीमीटर, और हर में यहाँ पर आ गया है 8 सेंटीमीटर गुणा 3.5 मीटर। अब यहां पर हल कर लेते हैं हम इसके बाद। तो h का जो मान हमको मिलेगा, देखिए अंश में घन सेंटीमीटर दिया गया है, हर में सेंटीमीटर भी है और मीटर भी है, तो इस मीटर वाली माप को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 264 घन सेंटीमीटर, और हर में है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और गुणा में इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम गुणा करेंगे 100 से। तो मीटर वाली माप को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो उसको हम कर देते हैं 100 से गुणा। तो अब देखिए, 1 सेंटीमीटर, ये दूसरा सेंटीमीटर, अंश के 2 सेंटीमीटर यहां पर खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। तो अंश में बचा है 264 सेंटीमीटर, और हर में यहां पर है 8 गुणा 3.5 गुणा 100। अगर देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पीछे से दशमलव एक अंक के बाद था, तो ऊपर 10 से गुणा हो जाएगी अगर दशमलव हटाना है। तो एक जीरो से ये जीरो काट देंगे। अब इसको भाग कर लेते हैं। देखिए 8 से एक विभाजित हो जाएगा, 8 तिया 24 और 8 तिया 24। अंश में यहाँ पर बचा है 33 सेंटीमीटर, और हर में है 335 गुणा 10। अब ये तो विभाजित होंगे नहीं, तो हमको भाग करनी होगी। तो 33 सेंटीमीटर को 350 से हम भाग कर देंगे, तो ऊंचाई हमको मिल जाएगी। 35 की गुणा 10 से करने पर 350। अब 350 से अगर हम 33 को भाग दें तो 350 के पढ़े में 33 तो आएगा नहीं, जीरो लगा। दशमलव लगाने से एक जीरो बढ़ जाएगा, अब भी ये पूरा विभाजित नहीं होगा, तो इसका लग जाएगा जीरो। फिर दशमलव लगा हुआ है जिससे एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कितनी बार ये विभाजित होगा इससे। ये विभाजित हो जाएगा 9 बार। देखिए 9 जीरो, 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगे 4, 9 तिया 27 और 4 हो जाएंगे 31। अब इनको घटा लेते हैं। जीरो, 10 में से 5 घटाने पर 5, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ गया। अब दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो फिर से बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इसको, 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 7, 7 से नहीं 5 से करते हैं, 5 से। जीरो, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगेंगे 2, 5 तिया 15 और 2 हो जाएंगे 5 तिया 15। तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, 5 5 बार विभाजित नहीं होगा, ये होगा 4 बार। जीरो, 4 पंजे 20 का जीरो, हासिल लगे 2, और 4 तिया 12 और 2 हो जाएंगे 14। तो 0 0 1, 100 बचा। तो ये दशमलव के बाद लगभग हमको 4 अंक मिल गए हैं, तो यहीं पर रहने देते हैं या इसको हम आगे भी हल कर लेंगे, ठीक है नहीं? तो यहां लिखते हैं 0.0954 लगभग सेंटीमीटर, ये हमको मिल गई है उस लकड़ी के गुटके की ऊंचाई। 0.0954 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो प्रश्न संख्या 7 भी कंप्लीट हो चुकी है और मैं इस प्रश्न को एक बार आपकी किताब में देख लेता हूं, क्योंकि यहाँ मुझको लग रहा है कभी कोई मिसप्रिंट हो अक्षर यहाँ पर। अच्छा, देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, इसको हम सही कर लेते हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न हमने गलत लिखा हुआ है। प्रश्न है, आयतन है 264 और यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा है और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है उसकी। चौड़ा हो तो, ये नहीं है, हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न हमारा मिसप्रिंट था, इसको अब हमने सही कर लिया है। तो प्रश्न में हमको गुटके का आयतन दिया गया है, लकड़ी का जो टुकड़ा है उसका आयतन हमको दिया गया है। टुकड़े का आयतन बराबर 264 घन सेंटीमीटर और टुकड़े की लंबाई हमको दी गई है। लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल से, वह है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमको दी गई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई को हम प्रदर्शित करते हैं बी से। तो बी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। उस लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है, एच का मान हमको ज्ञात करना है। तो प्रश्न में हमको लकड़ी के टुकड़े का आयतन दिया गया है और आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों का गुणनफल ही तो आयतन के बराबर रहेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं आयतन बराबर टुकड़े का आयतन बराबर 264 घन सेंटीमीटर और आयतन हम ज्ञात करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों का गुणनफल ही उसके आयतन के बराबर रहता है। और हमको यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई को यहीं पर रखा रहने देंगे। लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर गुणा में है, तो ये जाएगा दाहिने पक्ष में भाग में। 264 यह घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर को भाग हो जाएगी लंबाई गुणा चौड़ाई से। अब h बराबर हमको मिलेगा 264 घन सेंटीमीटर और लंबाई प्रश्न में दी गई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई प्रश्न में दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो एक दो दो सेंटीमीटर थे अंश में, ये 2 सेंटीमीटर कट जाएंगे, एक बच जाएगा यहाँ पर। अब 264 और 1 सेंटीमीटर है अंश में, हर में है 8 गुणा 6। अब भाग करते हैं इसको। देखिए 8 तिया 24, दो शेष रह जाएंगे 24, फिर 8 तिया 24, तो h बराबर 33 सेंटीमीटर बटे में है 6। अब 6 से भाग कर देंगे, 6 पंजे 30, फिर 3 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 6 पंजे 30, तो ये 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगी इस लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई। तो ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 8। लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो एक लकड़ी के घनाभ के आकार का एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई हमको दी गई है। इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? तो प्रश्न में हमको एक लकड़ी के जो घनाभ के आकार का टुकड़ा है लकड़ी का, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दी गई है और उस लकड़ी के टुकड़े में से हमको कुछ गुटके काटने हैं जिसकी लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको उस गुटके की दी गई है, जिस माप के गुटके उस बड़े वाले लकड़ी के टुकड़े में से हमको काटने हैं। तो इन गुटकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र हम लिखेंगे। गुटकों की संख्या, गुटकों की संख्या बराबर कि उस लकड़ी के टुकड़े में से इस माप के कितने गुटके काटे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, उनकी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो गुटकों की जो संख्या होगी वह बराबर रहेगी, अंश में तो हम वह उस वस्तु का आयतन निकालेंगे जिसमें से हमको गुटके, ये इस माप के गुटके हमको ये बनाने हैं। तो वह लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसमें से हमको ये छोटे छोटे गुटके, जिनकी माप हमको दी गई है, इस माप वाले ये गुटके हमको बनाने हैं उस लकड़ी के टुकड़े में से। तो अंश में तो लिखेंगे टुकड़े का आयतन, लकड़ी के टुकड़े का आयतन। यहां पर लिख लेते हैं लकड़ी के टुकड़े का आयतन, और उसको भाग करनी होगी एक गुटके के आयतन से। एक गुटके, गुटके के, गुटके का आयतन। अगर आपको लकड़ी के टुकड़े में से बनने वाले गुटकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लकड़ी के एक टुकड़े के आयतन को हमको भाग करना होगा एक गुटके के आयतन से। तो लकड़ी का आयतन, लकड़ी का जो टुकड़ा है उसका आयतन ज्ञात कैसे करेंगे। टुकड़ा घनाभ के जैसा है तो घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यहां पर दी गई है 5 सेंटीमीटर। और इस टुकड़े में से जो गुटके काटने हैं हमें, उसकी माप दी गई है 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई, और ये ऊंचाई है। तो ये गुटका भी जो है ये भी घनाभ के आकार का ही है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। अब इसको सरल कर लेते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएंगे, और 15 से ये 15 कट जाएगा यहाँ पर। फिर 3 से हम इस 75 को भाग देंगे, 3 दूनी 6, एक शेष रह गया, 3 पंजे 15। तो अंश में केवल बचा है 25 और गुणा में 5। 25 पंजे हो जाएंगे 125। तो इस लकड़ी के घनावकार जो लकड़ी का टुकड़ा था उससे बनने वाले कुल गुटकों की संख्या है 125। 125 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 9। भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संग्रहण के लिए एक आवासीय परिसर में कच्ची जमीन पर 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। बताइए कि उस गड्ढे में अधिकतम कितने लीटर पानी एकत्रित किया जा सकता है। तो प्रश्न में कहा गया है कि भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संग्रहण करने के लिए, वर्षा ऋतु के समय जब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी को इकट्ठा करने के लिए एक गड्ढा खोदा गया है। उस गड्ढे की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और उसकी ऊंचाई दी गई है। तो अब हमको बताना है कि उस गड्ढे के अंदर कितना पानी इकट्ठा किया जा सकता है। तो गड्ढे का जब आकार, लंबाई भी है उसकी, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो गड्ढे का जो आकार होगा वो घनाभ के जैसा होगा। तो लंबाई हमको दी गई है 5 मीटर, चौड़ाई हमको दी गई है 3 मीटर, और उसकी गहराई जो है वही उसकी ऊंचाई कहलाएगी, तो 1.5 मीटर। अब गड्ढे में हमको बताना है कि कितना पानी उस गड्ढे में एकत्रित किया जा सकता है। तो गड्ढे का आयतन ज्ञात करेंगे। पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमको ये बताना होगा कि उस गड्ढे का आयतन कितना है। तो लिखते हैं गड्ढे का आयतन। का आयतन, और आयतन, गड्ढा जो है घनाभ के आकार के जैसा है तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई यहाँ पर 3 मीटर है, और ऊंचाई दी गई है 1.5 मीटर। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 5 दिया 15, और 15 की 15 से गुणा करें तो आ जाएगा 225, और दशमलव पीछे से एक अंक के बाद, और मीटर की गुणा 3 बार करेंगे तो मीटर की घात 3 आ जाएगा। तो ये उस गड्ढे का आयतन आ गया है कि इतना 22.5 घन मीटर पानी भरा जा सकता है उस गड्ढे के अंदर, ये उसका आयतन है।
अब हमको ये पानी की मात्रा लीटर में बतानी है कि कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इस 22.5 घन मीटर को अगर हमको लीटर में बदलना है इस मात्रा को, तो गुणा करनी होगी हमको 1000 से। 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मात्रा हमको लीटर में प्राप्त हो जाएगी पानी की। अब इस दशमलव को तो कुछ देर के लिए भूल जाइए, जैसे 225 लिखा हुआ है, दशमलव भूल जाइए, तो 225 की गुणा 1000 से करेंगे तो 225 और 3 जीरो, और दशमलव इसमें पीछे से एक अंक के बाद था, तो यहाँ पर भी दशमलव एक पीछे से एक अंक के बाद आ जाएगा। तो जो पानी की मात्रा हमको मिली है, उस गड्ढे में कितना पानी आ सकता है? ये आ सकता है ये आ सकता है 22,500 लीटर। 22,500 लीटर पानी उस गड्ढे के अंदर इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10। एक घनावकार पानी की टंकी की भीतरी मापे 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। टंकी का टंकी का जल से 9/10 भाग भरा है, और इसके जल के इसके जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने पर प्रति 1,000 लीटर पर 10 रुपए खर्च आता है। तो बताइए कि टंकी के संपूर्ण जल को शुद्ध करने में कुल कितना व्यय होगा। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक टंकी है जिसका आकार घनाभ के जैसा है, और उसकी भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें उस टंकी की तीनों मापे दी गई हैं। और आगे कहा गया है कि इस टंकी का जो है 9/10 भाग पानी से भरा हुआ है। वो टंकी पूरी नहीं भरी हुई है, केवल उसका 9/10 भाग पानी से भरा हुआ है। अब उस पानी को हमें प्रदूषण मुक्त और शुद्ध करने के लिए 1,000 लीटर पानी पर 10 रुपए का खर्च आता है। तो अब हमको बताना है कि उस टंकी के कुल पानी, जितना पानी उस टंकी में भरा हुआ है, उस पानी को शुद्ध करने के लिए कुल कितना खर्च करना पड़ेगा हमको, ये हमको बताना है। पहले हम उस पानी की मात्रा ज्ञात करेंगे जितना पानी उस टंकी में भरा हुआ है इस समय। तो अगर देखिए, पानी की जो टंकी है घनाभ के आकार की है, उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दी गई है। तो इससे हम उस पानी की टंकी की कुल क्षमता ज्ञात कर लेंगे कि उस टंकी के अंदर कुल कितना पानी आ सकता है। तो लिखते हैं, लंबाई हमको दी गई है टंकी की 5 मीटर, चौड़ाई यहाँ पर दी गई है 4 मीटर, और ऊंचाई यहाँ पर दी गई है 3 मीटर। अब हम टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। टंकी का आयतन, कि टंकी के अंदर अधिकतम कितना पानी आ सकता है। तो टंकी घनाभ के जैसी है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई यहाँ पर 4 मीटर है, और ऊंचाई यहाँ पर 3 मीटर है। 5 चौक 20, 20 तिया हो जाएंगे 60, और मीटर की गुणा 3 बार करने पर मीटर की घात 3। तो 60 घन मीटर पानी उस टंकी के अंदर आ सकता है। तो ये घन मीटर में है पानी। अब इसको लीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये लीटर में पानी की मात्रा हमको मिल जाएगी। इस टंकी के अंदर 60,000 लीटर पानी आ सकता है। और इस समय टंकी के अंदर कुल कितना पानी है? 9 टंकी के आयतन का जो 9/10 भाग होगा, उतना पानी इस टंकी के अंदर है। तो ये तो कुल पानी की मात्रा है जो उस टंकी के अंदर आ सकता है। 60,000 लीटर पानी उस टंकी के अंदर आ सकता है। और इस समय टंकी में जो पानी की मात्रा है वो कितनी है? टंकी में पानी, कुल पानी, कुल जल जो है, प्रश्न में जल कहा गया है, तो टंकी में कुल जल की मात्रा कितनी है? इस टंकी के आयतन का 9/10 भाग पानी से भरा हुआ है। तो टंकी में कुल पानी आता है 60,000, उसका हमको 9/10 भाग ज्ञात करना है। इस 60,000 लीटर पानी का 9/10 भाग कितना होगा? 9/10 से इसकी गुणा कर देंगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 9×54 और 3 जीरो आ जाएंगे। तो ये आ गया है 54,000 लीटर पानी है इस समय उस टंकी के अंदर भरा हुआ है। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि प्रति 1,000 लीटर पर 10 रुपए खर्च आता है पानी को शुद्ध करने का, और टंकी में 54,000 लीटर पानी है। तो बताइए कि कितना खर्च आएगा इस 54 लीटर पानी को शुद्ध करने का। तो कुल खर्च अगर हम ज्ञात करें, कुल खर्च
तो 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने का खर्च है 10 रुपए। तो 54,000 लीटर पानी को खर्च करने का हमको मूल्य बताना, तो शुद्ध करने का मूल्य हमको बताना है। तो जितना पानी है उसको तो हम भाग कर देंगे 1000 से, क्योंकि ये जो दर हमको दी गई है प्रति 1000 लीटर दी गई है कि 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने पर 10 रुपए का खर्च आता है। तो ये जो खर्च दिया गया है प्रति 1000 लीटर पानी का दिया गया है, तो 1000 से हम इस पानी की कुल मात्रा को भाग करेंगे और 10 से गुणा कर देंगे। तो 30 से 30 कट जाएंगे, 54 की गुणा 10 से करेंगे तो 540। तो कुल 540 रुपए लगेंगे उस टंकी के पानी को शुद्ध करने के लिए। तो प्रश्न में हमसे कहा गया था एक टंकी जो घनाभ के आकार की है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई थी, और कहा गया था कि पानी इस समय टंकी जो है, टंकी के अंदर जो पानी है, कुल पानी का 9/10 भाग पानी से भरा हुआ है उस टंकी का, और 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने का खर्च 10 रुपए आता है। तो पहले हमने उस टंकी का कुल आयतन निकाला कि उसके अंदर कुल कितना पानी आ सकता है। फिर हमने उस पानी की मात्रा ज्ञात की, उस जल की मात्रा ज्ञात की जो उस टंकी में इस समय भरा हुआ है। तो कुल जल की मात्रा का 9/10 भाग पानी से भरा हुआ है। तो हमने इस 60,000 का 9/10 भाग ज्ञात किया, जो आया था 54,000। तो इस समय टंकी में 54,000 लीटर पानी है, और 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने का खर्च 10 रुपए आता है। तो 54,000 लीटर पानी को शुद्ध करने का खर्च आ जाएगा 540 रुपए। तो 1000 से इस पानी की मात्रा को हम भाग कर देंगे और 10 से गुणा कर देंगे, तो मिलेगा 540 रुपए। तो प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट हो चुकी है, और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 10 बी भी कंप्लीट हो चुकी है, और इकाई 16 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलते हैं नए इकाई के साथ। जय हिंद, जय भारत।